Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एसएससी 40B एसटी लेकर आया हूं। स्पीड टेस्ट है एसएससी का 40B और 40B में आज हम देखेंगे हमारे कौन से बेहतरीन क्वेश्चन हैं। तो प्यारे मित्रों, आप सब बिल्कुल रेडी हो जाएं और जल्दी से आप आ जाएं। देखिए, आज के आपके सामने जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है बेटा। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो कहता है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति स्कूटर को मंजूरी दी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह सकता है, क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द मिशन शक्ति स्कूटर योजना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मिशन शक्ति स्कूटर योजना किसने मंजूरी दी है? तो बेटा इसका जो सही आंसर है वो उड़ीसा है। क्या है? उड़ीसा। ध्यान दे बच्चों, यहां पे आइए देखें क्या कह रहा है। उड़ीसा है, ठीक है। मिशन शक्ति योजना की बात करें तो ये क्या इसका आंसर है? उड़ीसा है। आइए थोड़ा सा उड़ीसा के बारे में हम सब समझते हैं बेटा। जैसे आप भारत के इस क्षेत्र को देखते हो इस तरह से, अब ये भारत का एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। क्या है बेटा? ये भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। और प्रायद्वीप में अगर हम ईस्ट की बात करते हैं, यहाँ आप देखते हैं एक राज्य है उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा। उड़ीसा की अगर राजधानी कहें तो उड़ीसा की जो राजधानी है बच्चे वो है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर, भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। और उड़ीसा में पिछले कई सालों से नवीन पटनायक जी की सरकार है। किसकी सरकार है बेटा? नवीन पटनायक। नवीन पटनायक जी जो हैं वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और उड़ीसा सरकार को आगे बढ़ा रहे हैं, वो लेके आगे चल रहे हैं। और उन्हीं के सरकार के द्वारा मिशन शक्ति स्कूटर योजना जो है प्रारंभ की गई है और ये इसके लिए उड़ीसा है। यहाँ एक अगर फेमस नदी की बात करें तो यहाँ महानदी है। भितरकणिका और सिमलीपाल जैसे वहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है जो विश्व प्रसिद्ध है बच्चों। तो इसका जो ये आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न आ गया बेटा आपके सामने कि हाल ही में किस राज्य ने सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 27 का अनावरण किया है। Recently, which state government has unveiled the Semiconductor Policy 2022-2027? 2022 से 27 के बीच में राज्य में सेमीकंडक्टर नीति लाने वाला जो राज्य है वो है गुजरात बेटा। क्या है? गुजरात। आइए देखें। सेमीकंडक्टर पॉलिसी के अंतर्गत सरकार मीन्स गुजरात सरकार, गुजरात गवर्नमेंट किस तरीके से डेवलपमेंट करेगी स्टेट का? डेवलपमेंट ऑफ स्टेट। स्टेट को कैसे डेवलप करेगी? क्या करेगी? कैसे डेवलप करेगी? और डेवलप करने के लिए, भाई स्टेट को डेवलप करने के लिए ही मीन्स किस तरीके से गवर्नमेंट, अगर हम गवर्नमेंट की बात करें गवर्नमेंट, और किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर एक साथ अपने समागम के साथ में सेमी कंडक्ट होकर चलेंगे, तो इस बात पे जोर दिया गया है वहां। ठीक है, तो गुजरात जो है इसका सही आंसर। मित्रों अगला क्वेश्चन है तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? अभी हमने देखा या हमें कुछ आइडिया भी है, आप सब जानते होंगे बच्चों कि 2 जून 2014 को अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश से कटकर तेलंगाना नाम का नया राज्य बना है। नया राज्य बना, ठीक है। अगर आप कुछ मैप के अकॉर्डिंग देखेंगे इसको तो
अब आप ये जो हिस्सा देखते हैं, ये जो शेडेड एरिया है, यही है तेलंगाना। तेलंगाना है। और तेलंगाना की अगर हम बात करें बच्चों, तो तेलंगाना में आलोक आराधे आराधे वहां के अभी नए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद जो है वो संभाले हैं। तो आलोक आराधे जो है वो बिल्कुल सही है बेटा। जो भी हमारे मित्र आलोक आराधे के साथ गए हैं, आलोक आराधे उन्होंने सही आंसर दिया है, उन सभी का आंसर बच्चा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ चुका है कि भारत ने किस देश के साथ कंप्यूटर आधारित इंटरलॉकिंग सिग्नल प्रणाली की स्थापना के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। India has signed a contract for the installation of the computer-based interlocking signal link with of the which country? नेपाल, श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश। तो बेटा इसका सही आंसर जो है बांग्लादेश है। देखिए, अगर हम बात करते हैं बच्चों भारत की, तो हमें भारत देश कुछ इस तरह से दिखता है, ऐसे। इस तरह से हमें भारत देश ऐसा दिखता है। तो ये एरिया है बांग्लादेश का, और बांग्लादेश के साथ में ही इंडिया मीन्स जिसे हम कहते हैं भारत, इन्होंने इंटर लॉकिंग व्यवस्था पर हस्ताक्षर किया है या अनुबंध लिया है। तो मित्रों इसका जो सही आंसर है वो हो गया है आपका बांग्लादेश। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखें। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? Who has became a second longest serving chief minister in India? ज्योति बसु जी, नवीन पटनायक जी, योगी आदित्यनाथ जी, शिवराज सिंह चौहान जी। तो इसका जो सही आंसर है बेटा वो नवीन पटनायक है। देखिए अभी मैंने चर्चा किया था, अगर मैं बात करूं बेटा, अगर मैं बात करता हूं भारत की, तो भारत में आप जानते हैं कि भारत में 28 राज्य हैं प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब आप क्या देखते हैं मित्रों, अब आप देखते हैं कि 28 राज्यों में जो पश्चिम बंगाल का रीजन है या पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में ज्योति बसु ने सबसे लंबी पारी खेली, या ये कहते हैं सबसे अधिक समय तक ये मुख्यमंत्री के पद पर वहां रही हैं। एक लंबा अवधि रहा है, 1 पॉइंट। नंबर 2 अगर बात करें तो नवीन पटनायक लगभग पिछले 25 सालों के आसपास है, जो मुझे भी पता है, 25 सालों के आसपास जो है ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री के रूप में सुशोभित हैं। शिवराज सिंह चौहान भी लगभग इस बार चौथी बार है, लगभग 20 वर्ष के आसपास इन्हें भी समय हो रहा है मध्य प्रदेश के विकास को लेकर। और योगी आदित्यनाथ जी को अभी लगभग 7 वर्ष का कार्यकाल हो रहा है। इन्होंने एक कार्यकाल पूरा किया और दूसरा कार्यकाल जो है ये अभी प्रारंभ किए हैं। उत्तर प्रदेश विकास का प्रदेश, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो नवीन पटनायक है। तो मित्रों जो भी बच्चे नवीन पटनायक के साथ जा रहे हैं, नवीन पटनायक जिन्होंने किया है, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल सही आंसर है।
बेटा अगला क्वेश्चन ये हमारा है कि किस संविधान संशोधन के अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्रत्येक को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। अंडर विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एवरी चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर हैज अ राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ओके, तो बेटा इसका जो सही आंसर है वो 86वां होना चाहिए। आइए देख लेते हैं। 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में राइट टू एजुकेशन को रखा गया है। अगर हम बात करें बेटा राइट टू एजुकेशन की, तो राइट टू एजुकेशन को 3 जगहों पर अंकित किया गया है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फंडामेंटल राइट में, आर्टिकल नंबर 21A में जगह दिया गया। डीपीएसपी की अगर हम बात करें तो आर्टिकल नंबर 45 सब क्लॉज सी में जगह दिया गया। और अगर फंडामेंटल ड्यूटी की बात करें 51A में, तो यहाँ सब क्लॉज जो 11वां जो है इनकी ड्यूटी है, 11वीं ड्यूटी, तो ड्यूटीज है, तो 11वीं ड्यूटी में भी एजुकेशन को रखा गया है। तो ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के परिणामता हुआ था, जिसमें राइट टू एजुकेशन का प्रावधान इन जगहों पर अंकित किया गया। तो मित्रों मैं समझता हूँ ये जो है बिल्कुल सही है, बाकी हमें अन्य से कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। तो बच्चों इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे कि आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। आप देखिए डी इज द करेक्ट आंसर। जो बच्चे डी के साथ में जा रहे थे, जो बच्चे डी बिल्कुल किए हैं मित्रों, उनका बिल्कुल सही आंसर है, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है CACP, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। CACP का फुल फॉर्म क्या है? कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस, कमिटी ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस, कमिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड कमिश्नर प्राइस, या नन ऑफ अबव। तो इसका जो सही आंसर है बेटा वो फर्स्ट वाला सही है। क्या है CACP, क्या होता है देख लो आप सब लोग। CACP, CACP का फुल फॉर्म है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। तो फर्स्ट वाला जो है मित्रों सही है। जो भी बच्चे हमारे फर्स्ट ऑप्शन के साथ में जा रहे हैं, जो बच्चे हमारे फर्स्ट ऑप्शन को कह रहे हैं, उनका बिल्कुल सही है। तो मित्रों बिल्कुल करेक्ट आंसर था आपका पहला। ठीक है अगला प्रश्न है भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार या सिक्किम। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। इसका जो सही आंसर है वो बिहार है। क्या आंसर इसका? बिहार। आइए देखते हैं भीम बांध, याद रखिएगा भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें, वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ है बच्चा? ये है बिहार में। अच्छा, कभी भी अगर महावीर या वाल्मीकि वन्य जीव की बात आए, वन्य जीव या उद्यान की बात आए, तो भी आप बिहार ही लगाएंगे करेक्ट। जैसे यूपी की बात करें बच्चा, यूपी में आपने पढ़ा ना दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जैसे चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको यूपी में मिलते हैं सब। ठीक है, ऐसे ही अलग जगहों पर अलग अलग है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? Which of the following example of the residual mountain, रेजिडुअल माउंटेन की बात करें बेटा, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? अरावली। ये समझते हैं इसको एक बार। अगर हम बात करते हैं बेटा भारत की, तो हम देखते हैं कि जो हमारा भारत देश है वो लगभग कुछ इस तरह से है। यहाँ पे लगभग भारत ऐसे आपको दिखता है,
तो आइए इसको एक बार समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर ये पर्वत श्रेणी है ऐसे करके, ऐसे, तो आप क्या देखते हैं, ये पर्वत श्रेणी है, ये पर्वत श्रेणी है यहाँ पे ऐसे, इसी का नाम है अरावली। अब अरावली क्या है, अरावली एग्जाम्पल कहें अवशिष्ट है, अवशिष्ट माने रेजिडुअल, रेजिडुअल है। अच्छा, सबसे प्राचीनतम पहाड़ी भी है, पहाड़ी भी है, और इसकी जो ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है, गुरु शिखर। जैसे हिमालय की अगर हम बात करें तो हिमालय जो है एक नवीन वलित पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है। क्या है ये, हिमालय। तो ये बिल्कुल इस तरह से आप देख पा रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें नीलगिरी की, तो यहाँ आप देखते हैं यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ी है। यहाँ अगर देखें मित्रों तो यहाँ पे अमरकंटक का हिस्सा है, अमरकंटक के नीचे आते हैं सतपुड़ा का हिस्सा है। तो इस तरह से अलग अलग पहाड़ी क्षेत्र हैं और उनके अलग अलग जो हैं क्या हैं, नाम है। तो हमें जो पता है वो क्या है, अरावली। अरावली ही हमारा क्या है मित्रों, करेक्ट आंसर है। तो जो बच्चे अरावली के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल जो है वो सही कह रहे हैं, अरावली ही हमारा बिल्कुल सही आंसर है। बेटा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा दो अदिश राशियों का प्रतिनिधित्व करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट टू अ स्केलर क्वांटिटी। हम ऐसे पेयर की बात करनी है जो स्केलर क्वांटिटी को शो करते हैं। तो आइए इसको हम लोग एक बार जाने या समझें, ठीक है। देखिए बेटा अगर हम बात करते हैं क्वांटिटीज की, तो किसी भी भौतिक विमा को समझाने के लिए हम क्वांटिटी का प्रयोग करते हैं। क्वांटिटी की दो स्थितियां होती हैं। एक स्थिति हमारी हो जाती है जिसे हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, एक को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, और एक का नाम हो जाता है स्केलर क्वांटिटी, एक को कहते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं और स्केलर क्वांटिटी, देखिए जहां दिशा के साथ परिमाण हो, मींस जहां पे हमें डायरेक्शन के साथ में बच्चों, डायरेक्शन के साथ में मैग्नीट्यूड भी लगे, मैग्नीट्यूड, तो वहां पे हम ये कहते हैं। और जहां केवल मैग्नीट्यूड हो, केवल परिमाण हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्केलर। अब ऐसे में हमें क्या एग्जांपल मिलेंगे, ऐसे में अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं तो जैसे टाइम एंड वॉल्यूम। अब टाइम और वॉल्यूम हो सकता है, मास के साथ में कोरिलेट नहीं करता, टेम्परेचर पावर नहीं करता, ऑल ऑफ अबव कर सकता है। तो लगभग यहाँ पे ये कई चीजें नहीं कर रही। तो आइए समझें, इसका जो सही आंसर है बेटा वो ऑल ऑफ अबव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव। सिंपल, आइए समझ लेते हैं। सामान्य बात करें, जब भी हम अदिश राशियों की बात करते हैं, अदिश राशियों की बात, जहां केवल परिमाण हो, दिशा की आवश्यकता ना हो, ऐसे में वो सभी राशियां आती हैं जिसमें हम लोग समय, चाल, दूरी, ठीक, इसके बाद में द्रव्यमान, ताप, इसके बाद में शक्ति, ऊर्जा, ऊष्मा इत्यादि की अगर हम बात करते हैं तो मित्रों ये जो सभी आता है हमारा, वो सभी किस में आता है, अदिश में। तो दीज आर द स्केलर क्वांटिटीज, ये अदिश राशि हैं। तो आपका आंसर नंबर डी जो है बेटा वो बिल्कुल सही है, मतलब सभी हमारा इसमें आ जाएगा। पीछे हमने इसको एक्सप्लेन करके बता दिया था, तो ये भी आपने देख लिया है। आइए अब हम समझते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को कानून द्वारा
लागू किया जा सकता है? सबसे पहले एक बात समझ लीजिए आप सभी दिमाग से, क्या जानना है बच्चों? मित्रों ध्यान देके हमें ये जानना है कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है, जो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है, ये कानून के द्वारा इन्फोर्सेबल किया जा सकता है। इन्फोर्सेबल किया जा सकता है ये बात तो सही है। लेकिन अब हमारी, चूंकि यहाँ बात किसकी की गई थी? बात की गई थी डीपीएसपी, मतलब आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 तक। तो ये कानून के द्वारा फोर्सेबल नहीं है। तो क्या लिखा है? नो इट इज अ नॉट फोर्सेबल। भाई ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इसमें राज्य की सहमति होती है, राज्य के सामाजिक और गांधीवादी युग जैसे कार्यों की चर्चा की जाती है, तो इस पे हम ये काम नहीं कर सकते। तो इसका जो सही आंसर होगा बेटा वो क्या हो जाएगा? बी। तो प्यारे मित्रों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, और बी के साथ ही हम जाएंगे। अब हमारा अगला प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हाथी उत्सव प्रति वर्ष मनाया जाता है? बहुत ही बढ़िया है। जब भी देखें, अगर हाथी उत्सव की बात करते हैं तो हाथी उत्सव हर प्रति वर्ष जो है किस राज्य में मनाते हैं? तो इसका सही आंसर है बेटा राजस्थान। क्या आंसर है इसका? राजस्थान। एलिफेंट की बात करेंगे तो इसका राजस्थान हो जाएगा। आइए देखते हैं, अगर हम बात करते हैं राजस्थान अर्थात राजाओं का स्थान है, राजस्थान में हाथी एवं ऊंट, ऊष्ट कहा जाता है कई बार, ऊष्ट, या इसे कहते हैं हम लोग ऊंट। तो ऊंट, इनका प्रतिवर्ष महोत्सव मनाया जाता है, ये मनाया जाता है बेटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। तो क्या उत्तर है राजस्थान? हाँ, अगर कभी ऐसा आ जाता है कि सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ होता है, ऐसा आ जाए, मान लीजिए अगर ऐसा प्रश्न आता है, तो आपको बताना है सबसे बड़ा पशु मेला। तो सबसे बड़ा जो पशु मेला है बेटा ये कहाँ है? बिहार में है, सोनपुर में। बिहार के सोनपुर में सबसे बड़ा पशु मेला होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा पशु मेला होता है बिहार के सोनपुर में। तो ऐसे में मित्रों जो आपका आंसर था डी, वो बिल्कुल सही था। आप सबने देखा इसको, आपने एनालाइज किया, आपने इसको पढ़ा और समझा। अगला प्रश्न है, लोमी सॉइल इज द बेस्ट सिचुएटेड फॉर विच क्रॉप? दोमट मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी मिट्टी है? व्हीट, शुगर केन, कॉटन या ऑल ऑफ अबव? तो इसका जो सही आंसर है बेटा ऑल ऑफ अबव है। ठीक है सभी, आइए देख लेते हैं बेटा। अगर हम कहें सॉइल डे, मिट्टी दिवस, तो मिट्टी दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को प्रतिवर्ष। हम ये कहते हैं स्मॉल डस्ट पार्टिकल मेक्स अ सॉइल। बहुत ही छोटे जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सॉइल कहते हैं। अब बात करते हैं लोमी सॉइल। लोमी सॉइल की अगर हम बात करें तो लोमी सॉइल ऐसे सॉइल होते हैं जिनमें हमारा व्हीट, शुगर केन एंड कॉटन ये सभी होता है। तो ऑल ऑफ इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्या बेटा? सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? क्योंकि पूरी दुनिया में बहुत सारे ग्रासलैंड है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग ग्रासलैंड्स के नाम आते हैं जो कई बार हमसे पूछे या बताए जाते हैं। तो आइए देखें, उत्तरी अमेरिका में जो घास के मैदान है उन्हें प्रेरीज कहते हैं बेटा। अगर हम बात करते हैं ग्रासलैंड और लोकेशन की बात करते हैं, जल्दी से इसको देख लेते हैं बच्चों। कभी भी आ जाए प्रेरीज, क्या आ जाए? प्रेरीज। तो प्रेरीज को आप लगा देंगे नॉर्थ अमेरिका, ब्रैकेट में चाहे तो आप यूएसए कर लें ऐसे। जैसे कभी आ जाए कैंटेबेरी, कैंटेबेरी आ जाए तो आप
न्यूजीलैंड में लगा देंगे। कभी बेटा कैंपास आ जाए या पैम्पास आ जाए तो कैंपास या पैम्पास को आप लगा देंगे साउथ अमेरिका में। एक्चुअली ये जो है वो है ब्राजील में, और ये जो है ये है अर्जेंटीना में, और ये दोनों जो कंट्री हैं वो किसके हिस्से हैं? साउथ अमेरिका के। जैसे बेटा कभी डाउन आ जाए ऑस्ट्रेलिया में, कभी मान लो स्टेपीज आ जाए, स्टेपीज तो यूरोप में, कभी मान लो वेल्ड आ जाए तो साउथ अफ्रीका में। तो इस तरह से जो है अलग अलग जगहों पर होते हैं। तो मित्रों आप उम्मीद रखता हूं कि आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे, अच्छे से आप कर पाएंगे आप सभी, एंड देयर इज नो प्रॉब्लम टू यू, आई होप। द फर्स्ट बैंक प्योरली मैनेज फॉर बाय इंडियन वाज, विशुद्ध रूप से भारतीयों द्वारा प्रतिबंधित पहला बैंक कौन सा था? तो बेटा पहला बैंक जो था वो विशुद्ध रूप से पंजाब था, मैंने पीएनबी था। आइए देखें, 1894 में पीएनबी जब बना था, तो वर्तमान में अगर हम कहें, वर्तमान में पाकिस्तान लाहौर से प्रारंभ हुआ, लाहौर से प्रारंभ हुआ, तो नाम था पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। ये अगर पंजाब नेशनल बैंक कहें तो 1894 से भरोसे का प्रतीक, भरोसे का प्रतीक, ये पंजाब नेशनल बैंक। इस तरह का निशान आप देखते हैं, ये पंजाब नेशनल बैंक। स्टेट बैंक 1955 से काम कर रहा है, इलाहाबाद बैंक 1869 से, केनरा भी 1880 के लगभग काम कर रहा है। ठीक है, इस तरह से अलग अलग समय से बैंक के जो है बेटा काम कर रहे हैं। तो आइए अगला प्रश्न देखेंगे। संकीर्ण मुद्रा को आमतौर पर इस प्रकार दर्शाया जाता है, नैरो मनी टाइपिकली डिनोटेड टू दिस। बेटा जब भी संकीर्ण मुद्रा के लिए एम होता है, याद रखेंगे इसका एक शॉर्ट ट्रिक है या शॉर्टकट वैल्यू है M1, माने ये नैरो मनी हो गई, तो इसका ये प्रतीक है। इसमें कोई विशेष आपको बस याद रखना इंडिकेशन है, जैसे बुल और तेजड़िया लगते हैं हमारे शेयर मार्केट में, एक स्लोगन का, एक लोगो टाइप का है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ BBBP, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ BBBP स्कीम किस वर्ष को लागू किया गया था बेटा? तो आइए समझते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 से है। अगर हम देखें तो ये इस तरह का एक आपने देखा होगा NHRM, ठीक है, NHRM ऐसे आप देखते हैं, जहां पे आप क्या देखते हैं, इस तरह से ऐसे इस तरह से आप देखते हैं, और ये रहता है उत्तर प्रदेश सरकार सर्व शिक्षा अभियान, और ये रहता है नेशनल हेल्थ रूरल मिशन के तहत प्रोग्राम चलाया गया, जिसमें शिक्षा और उनके स्वास्थ्य की बात कही गई है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ 2015, कब से बच्चा? ये 2015 से इस तरह से है। चलिए अगला है, बीटी कपास के क्या फायदे हैं? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द बीटी कॉटन? डिक्रीज यील्ड ऑफ अ कॉटन, पोटेंशियल डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ अबव। तो इसका क्या सही है समझ लीजिए। जब भी हम कॉटन की बात करते हैं तो कॉटन के लिए जो है पोटेंशियल, कॉटन की बात करेंगे तो पोटेंशियल डिक्रीजिंग होती है, पोटेंशियल डिक्रीजेस इन कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन,
मतलब उत्पादन में जो लागत होती है उसमें कमी आती है, लागत की कमी। उत्पादन के लिए लागत की कमी आती है बीटी कपास के उत्पादन करने के दौरान। तो इसका ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, बी। जो भी मित्र हमारे बी के साथ में जा रहे हैं, बी ऑप्शन कह रहे हैं, उन सभी का आंसर जो है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सटीक है मित्रों। अब अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, व्हाट इज द एम ऑफ द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम? विश्व खाद्य कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? प्रोवाइड एजुकेशन, भाई सिंपल सी बात है, यहाँ बात कर रहे हैं खाद्य की, एजुकेशन तो नहीं होना है। प्रोटेक्ट लाइवलीहुड इमरजेंसी, जीवन शैली को देखना है, नो नहीं हो सकता। सपोर्ट ऑफ द फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन, ये बात जहां तक सही है। बी और सी, अच्छा बी और सी को एक साथ में लेके चल रहे हैं तो क्या हो सकता है इसमें, ये तो ऐसे में आंसर जो है वो बी और सही है। आइए देखें, अगर बात करते हैं FAO माने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है बेड बेस्ट या बेटर लाइफ स्टाइल और लाइवलीहुड एंड फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना। तो ये सर्विस जो है दी जाती है, तो इसमें बोथ बी एंड सी इज अ करेक्ट आंसर। बी और सी क्या है बच्चों, बिल्कुल सही है, जो बच्चे बी और सी बता रहे हैं वो सही है। निम्नलिखित में से किस समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी? फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें, बड़ा स्वर्ण सिंह समिति है, देख लीजिए। स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ने की बात कही गई है। मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51 में 11 ड्यूटी बताई गई है। ये अभिजीत और आदिब ये सब गलत है, स्वर्ण सिंह समिति जो है बिल्कुल। तो मित्रों जो पहला है वो बिल्कुल सही है, फर्स्ट मैं समझता हूं आप समझ पाए होंगे, फर्स्ट सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्रोल शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब ऑफ द स्टेट? करेक्ट आंसर है। आइए देखेंगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन से अनुसूचित सूची में राज्य के अनुसूचित माने SC, अनुसूचित जनजाति माने ST, SC और ST प्रशासन से नियंत्रित है? तो बेटा इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा शेड्यूल नंबर 5। आइए देखें क्या है। अनुसूचियों की जो संख्या है मूल रूप से पहले 8 थी, बाद में 4 बढ़ाई गई, अब 12 है, ठीक है। तो आइए हम इन पे सबको देख लेते हैं। अनुसूची नंबर 5 में SC प्लस ST को, SC और ST को क्या है, प्रशासन में नियंत्रण से संबंधित है, प्रशासन नियंत्रण से संबंधित है। अनुसूची संख्या 6 कहता है
ATMM, मतलब हम ऐसे कह लें कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम स्पेशल स्टेट की कंडीशन दिया गया इनमें। ये अनुसूची संख्या 7 तो बताया नहीं, कोई बात नहीं। 7 में केंद्र, राज्य एवं समवर्ती के कार्य क्षेत्र, कार्य का विषय, ठीक। अनुसूची संख्या 8 है। 8 में 22 भाषाएं हैं। अनुसूची संख्या 9 है, जिसमें विधि, निकाय, भूमि से जुड़े हुए हैं, भूमि अधिनियमों से जुड़े हैं। ये बताया। तो आपका जो 2 नंबर है बेटा, बी सही है। प्यारे मित्रों, बी जो है बिल्कुल सही है। अगर 10 देख लो, 10 में दल बदल है, एंटी डिफेक्शन ला, 52वां संविधान संशोधन। 11 में बेटा पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज। 12 में नगर पालिका विषय, नगर पालिका विषय। 4 और बच गए। 4 में राज्यों की सूची का विषय, 3 में अगर देख ले तो ओथ वगैरह है, 2 में विशेष शक्तियों का दर्जा, मतलब विशेष व्यक्तियों की बात की गई, 1 में राज्यों विषय है। सिंपल, तो इस समझ पा रहे होंगे। अगला प्रश्न है, हाउ लॉन्ग शुड बी द पर्सन प्रैक्टिस इन हाई कोर्ट इन अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले किसी व्यक्ति को कितने समय तक उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो हाई कोर्ट की जो प्रैक्टिस है, अगर आपको जज के पद पे जाना है तो हाई कोर्ट प्रैक्टिस कम से कम 10 साल की होनी चाहिए। 10 साल की प्रैक्टिस के बाद आप जो है जज की पदवी पे जा सकते हैं। 10 ईयर। क्या नहीं सर, करेक्ट आंसर बेटा। ठीक है, किसी भी हाई कोर्ट में अगर 10 साल तक की प्रैक्टिस आप करते हैं तो अब आप सर्वोच्च न्यायालय में एक जज के पद पे कार्य करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्मेशन ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट केम इनटू द एग्जिस्टेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। मॉर्ले मिंटो सुधार, आइए बच्चों देखें, एक बार देख लेंगे ध्यान से। यहाँ पे 1909 में आया था मॉर्ले मिंटो, मॉर्ले मिंटो सुधार। 1919 में आया था मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 1935 में आया था भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। तो इसका जो आंसर चाहिए बेटा वो चाहिए ए वाला। जो भी मित्र हमारे ए के साथ में जा रहे हैं या जिन्होंने ए आंसर किया है मित्रों, उन सबका सही है, बिल्कुल ए। 65 में तो पाकिस्तान से बच्चे लड़ाई हुई थी। 1856 में डलहौजी साहब थे जो राज्य हड़प नीति, व्यापक सिद्धांत, ठीक है, ये सब लेकर आए थे 48 से 56 तक। ठीक है, रेल चली थी, टेली कम्युनिकेशन आया था इनके समय में, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हुआ था, तो ये सब इनके समय हुआ था बेटा। ठीक है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, निम्नलिखित में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ओडोमीटर, हाइप्सोमीटर, लैक्टोमीटर, गैल्वेनोमीटर। तो इसका जो सही आंसर है बेटा वो क्या है, गैल्वेनोमीटर है। किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होती है इसके लिए, गैल्वेनीकरण, गैल्वेनीकरण के लिए होता है बेटा, इसके लिए गैल्वेनोमीटर ये होता है, इसका ये आंसर है ये। लैक्टोमीटर बेटा दूध की शुद्धता के लिए, दुग्ध की शुद्धता के लिए। हाइप्सोमीटर नो। ओडोमीटर अन्य कार्यों के लिए है ये भी। अगला है, बाण भट्ट निम्नलिखित में से किसके
किससे संबंधित थे? हर्षवर्धन है, अशोक है, अकबर है, बोथ ए और बी है। तो मित्रों आइए समझे हम लोग क्या इसका सही आंसर है। इसका जो सही आंसर है, बाणभट्ट जो है वो हर्षवर्धन के दरबारी थे। तो आइए थोड़ा सा हर्षवर्धन के बारे में देख लेते हैं जल्दी से, बस ये लास्ट है बच्चों। हर्षवर्धन का जो समय काल था वो था 606 से लेके और 647 ईस्वी। हर्षवर्धन अंतिम हिंदू राजा थे, अंतिम हिंदू राजा थे। हर्षवर्धन ने ही शीलादित्य की उपाधि भी धारण की थी, शीलादित्य की उपाधि धारण की थी। फिर क्या हुआ था? इन्होंने बाणभट्ट को आश्रय दिया। बाणभट्ट ने आनंद कादंबरी, प्रियदर्शिका, रत्नावली इन पुस्तकों का लेख किया। अगर थोड़ा और हम समझें, क्या समझते हैं, जैसे हर्षवर्धन ने स्वयं जो लिखा है, हर्षवर्धन के बारे में जाने तो हर्षवर्धन ने बुद्ध चरित्र को लिखा था। क्या लिखा था? बुद्ध चरित्र को लिखा था हर्षवर्धन ने स्वयं। ये अब एक लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन पुलकेशन द्वितीय से पराजित हो गए थे। पराजित हो गए थे, पराजित हो गए थे। अच्छा, जब ये पराजित हुए थे तो हमें इस बात का जो प्रमाण मिलता है मित्रों, वो कहाँ से मिलता है? इसका हमें प्रमाण मिलता है ऐहोल अभिलेख से। ऐहोल अभिलेख से इस बात का प्रमाण मिलता है। तो ये था आज का सेशन, और मैं समझता हूँ सारी बातें हमारे मित्रों को क्लियर होंगी, सारी बातें एकदम स्पष्ट हैं, आपको कोई डाउट नहीं होगा बच्चों। तो एक बार आप देख सकते हैं। तो ओके, थैंक यू वेरी मच क्लास। नेक्स्ट टाइम के लिए हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय बच्चों। टाटा बेटा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.